डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो केजरीवाल हैं, इनके बारे में समझ नहीं आता कि इनकी राजनीति कैसी है। क्योंकि जब अन्ना आंदोलन हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये दिखाया कि एक जितने भी राज्य हैं वहाँ पे जब हम देखते हैं कि बजट वो डेफिसिट में जाता है और नुकसान में रहता है बजट जो होता है, लेकिन दिल्ली में यहाँ पे हमें सरप्लस देखने को मिला, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था। आज तक ऐसा किसी राज्य में हुआ ही नहीं कि बजट सरप्लस में जाए। तो ये एक बहुत ही अलग सी चीज़ हमें देखने को मिली, जो कि केजरीवाल की सरकार में ये हुआ। दूसरा, स्कूल यानी कि शिक्षा और अस्पताल यानी कि स्वास्थ्य, इन दोनों क्षेत्रों में भी ये क्रांति लेके आए हैं। और इन्हीं दोनों ये जो नाम है स्कूल और हॉस्पिटल, इन्हीं के नाम पे ये हर जगह अपना प्रचार करते हैं। पंजाब में इन्हें सत्ता मिल चुकी है और जिस भी राज्य में जाते हैं तो ये स्कूल और हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो इन सब बातों को सुनने के बाद भी हम ये देखते हैं कि आप एक मुखर आलोचक हैं केजरीवाल के। नहीं, तो क्या तो आप इन बातों कह रहे हैं? मैं तो केजरीवाल का कैसे भी आलोचक नहीं हूँ। मैं तो केजरीवाल को देखना चाहता हूँ कि केजरीवाल बड़ा लीडर बने और केजरीवाल जो अन्ना के उद्देश्य थे और अन्ना के जो विचार थे, कुमार विश्वास की जो उन्हें सलाह थी और आशुतोष गुप्ता जी का जो उन्हें समर्थन था, योगेंद्र यादव की जो किसानों की पीड़ा थी, प्रशांत भूषण का जो उनके लिए साथ था। मैं तो चाहता हूँ किरण बेदी जैसे अपने अंदर स्ट्रांगनेस लेके आए। मैंने तो, मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं देखा होगा कि मैंने केजरीवाल के बारे में कुछ भी, हाँ तथ्य जरूर कहता हूँ मैं कि लोग इसे कहते हैं कि भाई ये नौटंकीबाज है, ये टोपीबाज है, अब मैं ये सारे टर्म्स लिख रहा हूँ, ये थूक कर चाट लेता है। तो अब ये थूक कर चाटने का तो भाई मैंने थोड़ी कहा था कि भाई तुम जाके स्वर्गीय जेटली साहब से माफी का गट्ठर बांध के और उसके घर जा जाके अपना हल्फनामा दे के आओ कि जी मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। अब उसका तो वो तथ्यात्मक बात है कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और इतनी डिग्रियों से कहाँ आईआईटी पास व्यक्ति, उसके बाद वो आईआरएस का इसने एक टेस्ट भी क्लियर किया, उसके बाद भी यदि उसे लिखित में माफी मांगनी पड़े तो ये तो एक तरह से मूर्खता की पराकाष्ठा है। और मेरे ख्याल से ऐसे ही लोगों को मोहम्मद तुगलक की उपाधि दी जाती है, पढ़े लिखे मूर्ख। तो मेरा केजरीवाल का तो मैं कभी भी आलोचक नहीं रहा। अब एक बात बताओ, ये शीश महल इसने अपनी पत्नी को सुख देने के लिए बनवाया, वो बेचारे सत्येंद्र जैन को तो पहले ही जेल में डलवा दिया। और ये क्या नाम है, मनीष सिसोदिया की हालत क्या है वो पता नहीं चल रहा। और पत्नी के लिए भाई तिहाड़ जेल इनके अंडर आती है, हो सकता है कोई कमरा तैयार करा रहा हो, भाई इसका यही पता नहीं चल रहा। ये अपनों का कहीं ये कोई इसकी कोई प्लानिंग तो नहीं है कि इन सबको करा करा के अंदर मोदी जी की गोद में जाके बैठ जाना। डॉक्टर साहब, एक बात तो आपकी समझ आई यहाँ पे, जो आपने एक उदाहरण दिया जेटली जी वाला, वो तो हम सब ने देखा था। एक इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अपने बच्चों की इन्होंने कसम खाई थी और उसके बाद फिर लेकिन उस बात से पीछे हट गए और इन्होंने वो काम किया जो कि इन्होंने कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, लेकिन किया उन्होंने। तो ये दो उदाहरण तो हैं हमारे पास, लेकिन आप इन्हें नौटंकीबाज क्यों कह रहे हैं? शीश महल भी आपने बता दिया। ये भी बात समझ आती है कि ये आम आदमी बन के रहेंगे और ये दिखाएंगे कि हम हैं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे, एक विधायक के तौर पे, चीफ मिनिस्टर के तौर पे, लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन करेंगे, ये इनका वादा था। अब उससे हटके ये अगर बाद में अपना शीश महल बनाए जैसे आप कह रहे हैं, तो वो तथाकथित शीश महल इन्होंने बनवाया और उसके बाद इनकी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री का घर सुंदर नहीं होना चाहिए? क्या वो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनके घर जाके देख लीजिए कि उनके बंगले कैसे हैं। तो वो वाली चीज़ें बोली, और मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन्होंने अपने प्रवक्ताओं से वो चीज़ बुलवाई। तो फिर एक तरह से ये वादा खिलाफी ही थी, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये आम आदमी की तरह रहेंगे और फिर ये इसमें करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। हम उसके फिगर्स में नहीं जाएंगे, लेकिन ये एक तरह से झूठ ही हुआ, झूठ कहना ही हुआ। ये नौटंकीबाज क्यों कह रहे हैं आप इन्हें? क्या नौटंकीबाज भी इसी बात के कारण कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, मफलर पहन लिया, आम आदमी वाली छवि बना ली, लेकिन
हैं वैसे ही जैसे सब हैं। पंजाब का चुनाव हुआ था, इनके कभी बहुत समर्थित और इनके जो बड़ी अच्छी प्रवक्ता हुआ करती थी अलका लांबा, अब वो अलका लांबा क्या बोलती है इनके बारे में? अलका लांबा इन्हीं के प्रवक्ता हुआ करते थे आशुतोष गुप्ता, वो क्या बोलते हैं इनके बारे में? इन्हीं के जो कभी आसमान को झुकाते हैं, कभी जमीन को ऊपर लेके जाते हैं, कुमार विश्वास जी, वो क्या बोलते हैं इनके बारे में? इनका जैसे बाबा रामदेव का रामलीला मैदान में हाल हुआ था ना, यदि किरण बेदी ना हो ना, क्योंकि वो सारी चालों को जानती थी, नहीं तो इनका यह इंतजाम होने वाला था। किरण बेदी ने जब उस आंदोलन में तुरंत ट्वीट कराए थे तो उससे ये कजरी लाल केजरीवाल बन गया। अब आप मुझे ये बताओ कि जो कपिल शर्मा अपने इतने बढ़िया बढ़िया शो करता है, तो आप मुझे समझाएंगे कि इनका जल मंत्री कौन था? जी, भाई कपिल मिश्रा जल मंत्री था। अब वो इनका प्रमुख अंगरक्षक रहा करता था। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के चश्मे पता नहीं टूटे हुए भी बने या नहीं बने। अब वो क्या नाम है, कपिल मिश्रा क्या कहता है इनके बारे में? तो जो कपिल मिश्रा तो डॉक्टर साहब मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, मेरे को निश्चित रहना होगा। आप अभी आप रोको। मेरा मतलब ये है, सिर्फ इतना है मेरा मतलब कि जो इनके प्रवक्ता कल थे वही नहीं जान पाए कि ये नटवर लाल है, वही नहीं जान पाए ये टोपीबाज है, वही नहीं जान पाए कि ये किसी को भी साइड लाइन लगा सकता है। नए प्रवक्ता बेचारे, इन्हें क्या पता कि इनके साथ क्या होना है। भाई नया कहीं जगह मिले, बोलने का मौका मिल गया, वो प्रवक्ता भी उछल उछल के बोलते हैं। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आप जो भी आप बात बता रहे हैं कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट की तरह ही, तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे किसी की भी राजनीति शुरू हो सकती है, किसी की भी समाप्त हो सकती है, वो सब ठीक है। लेकिन ये जो आपने आरोप लगाए सारे, क्या ये चीजें हमें अन्य पार्टियों में नहीं देखने को मिलती हैं? आप केजरीवाल के ही खिलाफ क्यों हैं? वशिष्ठ साहब, ना तो मैं खिलाफ हूँ, ना मैंने कोई आरोप लगाया। मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मेडिकल को देखते ही ना, ऑल इंडिया मेडिकल को देखते ही लोगों को ऐसे लगता है कि भाई दिल्ली में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, दिल्ली के एनडीएमसी के स्कूलों को देखते ही लोगों को ऐसे लगता है कि दिल्ली में कितने कितने अच्छे स्कूल है। तो मुझे बताइए, क्या दिल्ली में हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश से ज्यादा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस बनते हैं क्या? क्या दिल्ली के बच्चे इन प्रदेशों से ज्यादा इंजीनियर बनते हैं क्या? क्या दिल्ली के बच्चे इन प्रदेशों से ज्यादा डॉक्टर बनते हैं क्या? क्या दिल्ली के बच्चे इतने शिक्षित हैं कि और प्रदेशों के बच्चे प्रोफेसर नहीं बन पाते और वो बनते हैं? क्या दिल्ली का व्यक्ति स्वस्थ है? क्या दिल्ली के व्यक्तियों से कम स्वास्थ्य है राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, क्या उत्तराखंड के लोगों का? भाई आप क्या इसका मेजरमेंट क्या होगा? डॉक्टर साहब, मैं जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, तो हम किसी भी जगह पे देख लें तो हमें ये लगेगा कि सफिशिएंट नहीं है वो स्वास्थ्य सेवाएं, मतलब हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, जो मशीन्स होनी चाहिए वो मशीन्स नहीं है। लेकिन अगर उनको सुधार दिया जाए तो वो हम कहेंगे कि एक अच्छा काम किया है। और क्या ऐसा हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिला है? तो फिर मुझे स्कूल की बात भी हम करते हैं, तो स्कूल में ये है कि उन्होंने कोई आईआईटी या आईएएस की कोचिंग तो स्टार्ट नहीं करवाई, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने जो बेसिक लेवल एजुकेशन होती है, जो कि 8th तक समझे, हम 10th तक समझे, 11th 12th समझे, तो वहाँ तक की स्कूली शिक्षा है उसके स्तर को सुधारने की दिशा में उन्होंने अपने कदम उठाए। और मैं उनका कोई पक्ष नहीं ले रहा, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे तथ्य को उजागर करना है। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ये इनिशिएटिव्स लिए और जो उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक उच्च गुणवत्ता वाली और उचित दरों पे एक जो हर किसी के लिए सुलभ हो उन बिलों का भुगतान करना, उस तरह की हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिलें,
तो इस दिशा में क्या उन्होंने काम किया है, नहीं किया है, और कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये चीजें हैं? मेरे को तो नहीं दिखता कि दिल्ली के अलावा ऐसा कहीं पे है, और अगर कहीं है भी थोड़ा बहुत इससे थोड़ा सा ही कम हो तो वो सिर्फ राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखते हुए चुनाव के नज़दीक आने पे हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हमें इनकी आलोचना ज़्यादा सुनने को मिलती है। वशिष्ठ साहब, केजरीवाल की खांसी बेंगलोर में जाके ठीक होती है, उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बता रहा हूँ मैं। मनीष सिसोदिया का और सत्येंद्र जैन का इलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सकों से संपर्क किया जाता है। मनीष सिसोदिया की पत्नी बीमार है और उसके सेवा के लिए मनीष सिसोदिया ने निवेदन भी किया था माननीय न्यायालयों से। आप मुझे बताएंगे कि मनीष सिसोदिया का ट्रीटमेंट, मनीष सिसोदिया की पत्नी का ट्रीटमेंट किस मोहल्ला क्लिनिक से हो रहा है? ये मेडिकल में कतार लगाए खड़े रहते हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी आप मुझे बताएंगे कि केजरीवाल के बच्चे, मनीष सिसोदिया के बच्चे, सत्येंद्र जैन के बच्चे और इनके 57 से ज्यादा एमएलए के बच्चे किस गवर्नमेंट, दिल्ली के किस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं? अगर गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, आप जो इनको एमएलए फंड से मेडिकल अलाउंस मिलता है, कभी जाके आरटीआई लगा के देखना कि वो कितना कितना जो फंड है वो किस किस डॉक्टर को, किस किस प्राइवेट हॉस्पिटल को पे किया जा रहा है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, मतलब कि जहां शिक्षा का स्तर और चिकित्सा का स्तर, छोड़िए उच्च श्रेणी को, सामान्य श्रेणी का भी हो, तो वहां क्या पॉलिटिशियनों के आसपास रहने वाले लोग ये भी है ना, उनका अपने बच्चों के लिए लाभ उठाना चाहेंगे या ना नहीं उठाना चाहेंगे? आपको पता है केजरीवाल के खुद के माता पिता के राज कहाँ होता है? इस छोटी सी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए। आप कह सकते हैं कीजिए, बाकी लोग भी तो दिखाते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिए। मनमोहन सिंह जी का ट्रीटमेंट अधिकांश ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में होता है। तो इस बात को आप जरूर उठाइए कि केजरीवाल ने हॉस्पिटल बनवाए, केजरीवाल ने स्कूल बनवाए। कभी जाके देखिए कि केजरीवाल के मोहल्ले क्लिनिक में क्यों ताला लगा रहता है। ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। जिसकी खुद की खांसी का इलाज बेंगलोर में हो रहा हो, उसका आप उसे हॉस्पिटलिटी का बेताज बादशाह बना रहे हो। जिनके खुद के बच्चे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके स्कूल ढूंढते हुए फिर रहे हो, उनके स्टेट को आप बता रहे हो कि भाई यहाँ तो शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि और बाकी प्रदेशों के बच्चे तो बहुत पीछे रह गए। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बेबुनियादी बातों को इनके प्रवक्ता जरूर कर सकते हैं, क्योंकि पहले भी तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट, अब कोई बीजेपी में आ गया, कोई कांग्रेस में आ गया, वो उनकी तालियां बजा रहे हैं। लेकिन कभी कभी आपको ऐसे नहीं लगता कि मतलब इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को रिपीट करता है कि पब्लिक की चुनी हुई सरकार, अरे लोकतंत्र में कोई पशु चुनते हैं, पब्लिक ही तो चुनेगी। आप लोगों का इसी तरह से स्नेह मिलता रहे। वशिष्ठ साहब के जो प्रश्न हैं आप लोगों के लिए होते हैं, लेकिन हिला देते हैं मित्रों। और फिर एक दिन आएंगे और हम भी वशिष्ठ साहब के प्रश्नों के आघात को सहने के लिए तैयार हैं और आप सुनने के लिए तैयार हैं। ये साथ यूं ही चलता रहे। प्रणाम मित्रों। दीपक शर्मा फिर